सन 1943 अक्टूबर की एक सुबह बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त एक वैज्ञानिक ढाका में अपनी नई नौकरी लेने के लिए बहादुराबाद से ब्रह्मपुत्र की नदी के किनारे यात्रा कर रहे थे। तब अचानक उन्हें किनारे पे कुछ दिखाई पड़ता है। जब वो ध्यान से देखते हैं तो उन्हें बहुत सारी लाशें दिखाई पड़ती हैं। बच्चे, बूढ़े, औरतें और आदमियों की लाशें किनारे पर बस ऐसे ही पड़ी हुई थी। उस समय वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था और जापानी आर्मी पूर्व से कुछ 100 मील की ही दूरी पर थे। लेकिन ये सारे लोग उस वार में नहीं मरे थे, बल्कि ये सारे लोगों की मौतें उस अकाल में हुई थी जो 1943 की गर्मियों में शुरू हुई थी और साल के अंत तक जारी रही थी। जब ये अकाल खत्म हुआ तो 2 से 3 मिलियन लोग भूख और बीमारी से अपनी जान गंवा बैठे। Winston Churchill. Staying with India, between 15 and 29 million Indians died of starvation in British-induced famines. The most famous example, of course, was the Great Bengal Famine during the Second World War, when 4 million people died because Winston Churchill, deliberately as a matter of written militant policy, proceeded to divert essential supplies to civilians. 1943 का बंगाल अकाल इतिहास में सबसे विनाशकारी अकालों में से एक है, जो वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान भारत के बंगाल प्रांत में पड़ा था। ये एक बड़ा अकाल था जिसने 2 से 3 मिलियन लोगों की जान ले ली थी और ये मौतें मुख्य रूप से मलेरिया और हैजा जैसी बीमारियों के कारण हुई थी। ये जनसंख्या विस्थापन, कुपोषण, खराब स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल की कमी के कारण पद से बदतर होती चली गई। इतिहासकार अक्सर अकाल को मानव निर्मित के रूप में टैग करते हैं और कहते हैं कि 1943 का अकाल युद्धकालीन औपनिवेशिक नीतियों द्वारा निर्मित और तीव्र हुआ था। चावल उत्पादकों और चावल को खाने वालों की भूमि को माने जाने वाले बंगाल में 1943 के अकाल का मुख्य कारण चावल की कमी ही थी। हालांकि बंगाल में मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था थी और ये भारत का 1/3 चावल पैदा करता था, लेकिन अकाल से पहले के वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग आधे से 3/4 लोगों को अर्धभुखमरी का सामना करना पड़ा था। ये ना कोई सप्लाई शॉर्टेज थी, बल्कि इनप्रॉपर एलोकेशन ऑफ अवेलेबल राइस स्टॉक एंड सेवरल अदर नेचुरल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से स्थिति बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से हमें ऐसा भयानक अकाल देखना पड़ा था। एक तरफ जहां राइस प्रोडक्टिविटी गिरती जा रही थी और दूसरी तरफ पॉपुलेशन तेजी से इंक्रीज होती जा रही थी। ये सारी कंडीशंस लगातार खतरा पैदा कर रही थी। इससे लॉन्ग टर्म में राइस अवेलेबिलिटी पर कैपिटा में फॉल आता जा रहा था और लैंडलेस लेबर्स की संख्या में इजाफा होता जा रहा था। लेकिन इससे भी ज्यादा एक बड़ा रीजन था बंगाल फैमिन का। मुगल शासन में लोगों से 15 से 20% टैक्स वसूला जाता था। लोग 85% बची राइस और बाकी चीजों को बेचकर अपना गुजारा कर लिया करते थे। पर बाद में जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने मुगलों से एक ट्रीटी पर साइन करवा लिया जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल शाह आलम सेकंड के बीच हुई। और इस ट्रीटी की वजह से ईस्ट प्रोविजन ऑफ बिहार, उड़ीसा और बंगाल के सारे टैक्स राइट्स मुगल से ब्रिटिशर्स के पास चले गए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ब्रूटल चेंज कर रातों रात 50 to 20% टैक्स को बढ़ाकर 50% कर दिया। जहां फार्मर्स 85% में भी सिर्फ गुजारा कर पा रहे थे और उन पर ये 50% की एक भयानक आपदा आ पड़ी। उन फार्मर्स को आगे ही 1768 में क्रॉप फेलियर्स का सामना करना पड़ा था और 1769 में बारिश की वजह से क्रॉप्स की ग्रोथ लगभग रुक सी गई थी और ऊपर से उन्हें ये 50% का ट्रिब्यूट पे करना पड़ रहा था, जो कह सकते हैं कि एक बड़ा रीजन था 1943 के बंगाल फैमिन का। और फिर आखिर में पुअर हार्वेस्ट की वजह से किसान अपना डेप्ट पे नहीं कर पाए और जो जमीनें उन्होंने लेनदारों को गिरवी रखी थी, वो सारी जमीन उन्हें लेनदारों को देनी पड़ी और इस वजह से उन किसानों की आखिरी उम्मीद, उनकी जमीन भी उनसे छिन गई। 1943 में सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों का डेथ रेट और नुकसान भी हुआ था। 1942 की सर्दियों में फसल खराब हो चुकी थी, जिससे सप्लाई में भारी कमी आ गई थी। उसी समय जापान ने बर्मा पर कब्जा कर लिया। The Japanese have now been driven completely
adding to the 450,000 Japanese. और बर्मा से चावल की सप्लाई बिल्कुल बंद हो गई और इसके बाद राइस और शिप्स के लिए ब्रिटिश डैनियल पॉलिसीज लागू हुई, जिसकी वजह से बंगाल मार्केट में सप्लाईज और ट्रांसपोर्ट पर भारी प्रभाव पड़ा। बंगाल के ईस्टर्न बॉर्डर के सेंटर से बर्मा के सेंटर में जापानी आर्मी के आक्रमण के डर के कारण ईस्टर्न और कोस्टल बंगाल में टू प्रॉन्ज स्कॉच अर्थ इनिशिएटिव शुरू किया। These measures denied access to transport, food supplies and all the resources। फिर मार्च 1942 के अंत में बंगाल के गवर्नर जॉन हेर्बर्ट ने नावों और राइस के स्टॉक्स को नष्ट करने का ऑर्डर जारी किया, जिसने बंगाल को विनाशकारी अकाल की तरफ एक कदम आगे धकेल दिया। इसके अलावा साउथ वेस्टर्न बंगाल में बड़े पैमाने पर नेचुरल डिजास्टर्स को देखा गया, जिसमें 9 जनवरी 1943 में आया एक साइक्लोन भी शामिल था, जिसकी वजह से चावल के खेतों में खारा पानी भर गया, जिसने हजारों लोगों की जान भी ले ली थी। और हेलेनिनथोस्पोरियम ओरिज़े फंगस ने चावल के पौधों को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम किया। उसके बाद जो भी थोड़ी बहुत फसल हुई उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी दी और उसे मिलिट्री और सिविल सर्वेंट्स और जिसे इंपोर्टर समझा जाता था उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वास्तव में ब्रिटिशर्स ने आज तक बंगाल में अकाल की कोई भी डिक्लेरेशन जारी नहीं की, लेकिन ये लाखों तस्वीरें जो इंटरनेट पर बड़ी ही इजीली वे में आपको मिल जाएगी, ये सब कुछ बयान कर देती है। लेकिन फिर भी जैसे ही बंगाल की सिचुएशन वेस्ट तक पहुंची, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाकी कंट्रीज ने जैसे कि अमेरिका और कनाडा ने फूड एड ऑफर किया, पर्टिकुलरली बंगाल के लिए, जिसे लंदन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। दूसरा बड़ा कारण वर्ल्ड वॉर सेकंड के कॉन्सिक्वेंस थे, जिसने मिलिट्री बिल्डअप और फाइनेंसिंग के कारण वॉर टाइम इन्फ्लेशन ट्रिगर होते हुए देखा गया। जप्ती के कारण हजारों बंगालियों को अपनी जमीन खोनी पड़ी और जितना भी राइस फार्मर्स के पास बचा था वो सारा जब्त कर लिया गया और वो सारा राइस वर्ल्ड वॉर सेकंड में लड़ रहे सोल्जर्स को भेज दिया गया, जिससे सामाजिक और आर्थिक गरीबी से उन लोगों को 1942 से 1943 में भूख और बीमारियों से अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन अगर हम मॉडर्न रिसर्च की तरफ जाएं तो हमें सच्चाई का पता चलता है। बंगाल फेमिन ऑफ 1943 वाज कंप्लीटली बिकॉज ऑफ पॉलिसी फेलियर। 1943 का बंगाल अकाल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एकमात्र ऐसा अकाल था जो गंभीर सूखे की वजह से नहीं हुआ था। एक अध्ययन के अनुसार, जो इस आर्गुमेंट्स को साइंटिफिक रिसर्च भी सपोर्ट करती है, कि चर्चिल एरा की ब्रिटिश पॉलिसीज इस तबाही में योगदान देने वाला सिग्निफिकेंट फैक्टर था। भारत और अमेरिका के रिसर्चर्स ने 1873 और 1943 के बीच सब कॉन्टिनेंट में मिट्टी में नमी का आकलन करने के लिए वेदर डाटा का उपयोग किया। पुअर रेनफॉल और हाई टेम्परेचर के कारण मिट्टी में नमी की कमी सूखे का मेन इंडिकेटर है। 5 फेमिनिस का रिलेशन मिट्टी में नमी की कमी ही था। उदाहरण के लिए 1897 में अधिकांश हिस्सों में 11% की कमी मापी गई, जो देश भर में भोजन की कमी के साथ मेल खाती थी, जिससे अनुमानित 50 लाख लोग मरे थे। हालांकि रिसर्चर्स के अनुसार 1943 के अकाल में 30 लाख लोग मरे थे, जो इन सभी अकालों में से अलग था। 1943 के दशक में अधिकांश समय ईस्टर्न इंडिया रीजन सूखे से प्रभावित था, लेकिन 1941 में हालात सबसे खराब थे। अकाल के चरण से कई सालों पहले अखबारों ने कोलकाता की सड़कों पर मरने वालों की तस्वीरों को प्रकाशित करना शुरू कर दिया। कॉलोनियल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की इच्छा के अगेंस्ट लीड रिसर्चर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूशन गांधीनगर के एसोसिएट प्रोफेसर विमल मिश्रा ने कहा, यह एक अनोखा अकाल था जो किसी मानसून की फेलियर की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि पॉलिसी फेलियर्स की वजह से हुआ था। 1940 में विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश के वॉर टाइम लीडर्स के इस फैक्ट पर अकाल के लिए दोषी ठहराते हुए क्योटेड किया, जिसमें उसने कहा, फेमिन और नो फेमिन, इंडियन वर फीडिंग लाइक रैबिट्स, जिसे सुनकर किसी भी भारतीय का खून खोल सकता है। इन रिसेंट स्टडीज, जिसमें जर्नलिस्ट मधुश्री मुखर्जी की रिसर्च भी शामिल है, उन्होंने तर्क दिया है कि लंदन में विंस्टन चर्चिल की वॉर टाइम कैबिनेट के डिसीजन के कारण अकाल और बढ़ गया था। मुखर्जी ने सबूत भी पेश किए थे, जिसमें कैबिनेट को बार बार चेतावनी दी गई थी
कि वॉर में इंडियन रिसोर्सेज को यूज करने से इंडिया में अकाल पड़ सकता है, लेकिन वो लगातार भारत के रिसोर्सेज अपने सोल्जर्स को वर्ल्ड वार 2 में बेचते रहे। 1942 से 1943 में 1 मिलियन टन की वीट सप्लाईज की कमी पर लंदन कैबिनेट की मना करने के बावजूद भी वीट सप्लाईज भारत से बाहर जाता रहा। जब चर्चिल से अकाल के बारे में पूछा गया तो वो ये जवाब देता है, इफ द शॉर्टेज वाज सो बैड सो व्हाई द महात्मा गांधी इज स्टिल अलाइव। मुखर्जी और अन्य लोग इसमें ब्रिटेन की डैनियल पॉलिसी की ओर भी इशारा करते हैं, जिसमें फ्यूचर इन्वेशन की स्थिति में जापानी सेना को संसाधनों से वंचित करने के लिए बंगाल के तातिया क्षेत्र से चावल की भारी आपूर्ति और हजारों नौकाओं का जब्त कर लिया गया था। 1873 से 1874 में बिहार में अकाल के दौरान सर रिचर्ड टेम्पल के नेतृत्व में लोकल गवर्नमेंट ने फूड को इंपोर्ट करके और गरीबों को फूड परचेज करने में मदद की थी। उनकी वजह से वहाँ किसी की भी डेथ नहीं हुई थी, लेकिन वेलफेयर पर इतना पैसा खर्च करने के लिए ब्रिटिश अथॉरिटीज द्वारा टेम्पल की कड़ी निंदा की गई। इन रिस्पॉन्स उन्होंने साउथ और वेस्टर्न रीजन में अकाल रिस्पॉन्स के स्केल को कम कर दिया, जिस वजह से डेथ रेट इंक्रीज हो गया था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग अपना पेट भरने के लिए अपने बच्चों तक को बेचने के लिए मजबूर हो गए थे और औरतें और लड़कियां अपना शरीर बेचकर अपना गुजारा कर पा रही थी। लेकिन फिर भी रूलर्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों की मदद करें। ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के बाद से भारत की पॉपुलेशन फास्टली इंक्रीज हुई है, लेकिन अब इंडिया ने मोर एफिशिएंट इरिगेशन पॉलिसीज, इम्प्रूवमेंट इन सीड्स यील्ड, अ स्ट्रॉन्ग फूड डिस्ट्रीब्यूशन और वेलफेयर सिस्टम और बेटर ट्रांसपोर्ट लिंक के कारण देश में अकाल से होने वाली डेथ्स को काफी हद तक समाप्त कर दिया है। अगर अब आपको कोई बोले कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, तो उनको ये वीडियो फेंक के मारना और बताना कि ब्रिटिशर्स कितने ब्रूटल थे और उन्होंने इंडियंस के साथ क्या क्या किया है। और जो लोग बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवे सिस्टम लाया, तो वो रेलवे सिस्टम हमारे लिए नहीं था, बल्कि उनके लिए था, उनके ट्रेड्स को और इजी करने के लिए और अपना गंदा जाल पूरे इंडिया में फैलाने के लिए। और ये वीडियो सबके साथ शेयर करना और उन्हें बताना कि कैसे ब्रिटिशर्स की गलत पॉलिसीज़ की वजह से हमारे कितने लोगों की जान चली गई थी, जिसमें 50 लाख से ज़्यादा आंकड़ा है। और ये आंकड़ा सिर्फ रूरल एरियाज़ का था, अर्बन एरियाज़ का नहीं। न जाने कितने लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और वो सब मासूम थे, मेहनती थे और अपना काम खुद करके अपना पेट भर रहे थे, लेकिन ये ब्रिटिशर्स ने उन्हें भी जीने नहीं दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे हमें बहुत सहायता मिलती है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।